नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 3। और ये चैप्टर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम इकोनॉमिक्स की और हिस्ट्री की वीडियो भी साथ के साथ बना रहे हैं। बहुत ही जल्दी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी। तो जितने भी ह्यूमैनिटीज़ के आर्ट सेक्शन वाले बच्चे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आप तक पहुँच सके, ताकि आप टॉप कर सको। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में। तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हमने बात कर रखी है अब तक कि पहले कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में क्या हुआ था, यूएसएसआर कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ था। अब हमें बात करनी है चैप्टर 3 की, जिसका नाम है यूएस हेजेमनी। अब इस चैप्टर को करने से पहले हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा बैकग्राउंड के बारे में। बैकग्राउंड क्या है इसका सब जानते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूँ। 1939 से लेके 45 तक के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर किसके बीच हुआ था? एलाइज और एक्सिस के बीच में। अब इसमें एक्सिस हार गए थे, एलाइज जीते थे। अब उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई थी, क्योंकि 39 से ही वॉर को ये इन्वॉल्व थे वॉर के अंदर। फिर जर्मनी से इनकी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो रही थी यूरोप के अंदर। तो इनकी स्थिति खराब हो चुकी थी। तो दुनिया के अंदर दो ही एक सुपर पावर बचे थे 45 के बाद, यूएस और यूएसएसआर। ये दो सुपर पावर बचे थे। अब जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में बात की थी कि कैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, कैसे यूएसएसआर कोलैप्स हो जाता है। तो 91 में जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जब कोलैप्स हो जाता है, तो दुनिया के अंदर एक ही डॉन बचता है। वो डॉन कौन होता है, वो सुपर पावर कौन होता है, हेजेमन कौन होता है? वो होता है यूएस। तो यहाँ से थोड़ी सी हमारी बैकग्राउंड मैंने तुम्हें बताया है। बैकग्राउंड यूएस कैसे एक हेजेमन बन जाता है वर्ल्ड का 91 के बाद। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि 91 डिसइंटीग्रेट होते ही यूएस तुरंत ही हेजेमन बन गया है। उसके बाद ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे बहुत से ऐसे प्रोसेसेस हुई है जिसके बाद यूएस ने अपनी ग्रिप बनाई है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर और अपना एक पावर एक मेंटेन किया है। तो यूएस हेजेमनी अपनी एस्टैब्लिश करता है पूरी दुनिया के ऊपर। हम इस चैप्टर के बारे में यही बात करनी है। अच्छा, हेजेमनी करने से पहले, इस चैप्टर करने से पहले मैं तुम्हें हेजेमनी का मतलब बता दूं। हेजेमनी का मतलब होता है एक तरीके से डोमिनेंस। मतलब एक कंट्री है, उसका डोमिनेंस बाकी और कंट्रीज के ऊपर। जैसे आज भी आप देख रहे हो, जिस अभी जो हिसाब चल रहा है, जिस तरीके से अभी ये लॉकडाउन के पहले का टाइम था, या जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है, इस पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो हिसाब बना हुआ है, उस हिसाब में क्या होता है भाई कि यूएस जितने भी दुनिया के अंदर डिसीजंस होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं यूएस के द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं। और यूएस अपना दबदबा बना के चलता है। चाहे मिडिल ईस्ट में देखो, मिडिल ईस्ट में किसका दबदबा है? यूएस का दबदबा है। तो अच्छा, फिर साउथ एशिया की जो पॉलिटिक्स है, उसमें भी यूएस अपना इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं दिखाता है। तो एक ये हेजेमनी जो है, इसकी जो डोमिनेंस है, इसी को हेजेमनी बोलते हैं। जो मतलब एक तरीके से मान लो कि पूरी दुनिया में किसकी चल रही है भाई? तो पूरी दुनिया में यूएस की चलती है, और उसके चलने को भी हम हेजेमनी के नाम से जानते हैं। तो अब 91 में जब यूएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे एक ग्रिप बनाता है यूएस, और धीरे धीरे करके एक हेजेमन अपने आप को वो दुनिया का बनाता है। तो क्या क्या ऐसी घटनाएं होती हैं इस चैप्टर के अंदर? हमें क्या क्या पढ़ना है? 4 ऑपरेशंस पढ़ने हैं। 4 ऑपरेशंस के साथ साथ हमें पावर्स पढ़ने हैं। जैसे हेजेमनी के 3 टाइप्स होते हैं। हेजेमनी की अगर हम बात करते हैं, तो हेजेमनी सिर्फ अगर किसी के पास पैसा है तो वो वर्ल्ड का हेजेमन नहीं बन सकता। वो दुनिया जो है उससे दब नहीं सकती है। या सिर्फ किसी के पास मिलिट्री उससे भी नहीं दब सकती। तो हेजेमनी को एस्टेब्लिश करने के लिए 3 अलग अलग टाइप की पावर्स होते हैं। हेजेमनी एक हार्ड पावर है इसका, दूसरा सॉफ्ट पावर है, और एक है इसका स्ट्रक्चरल पावर। तो अभी हम बात करेंगे आगे वाली स्लाइड्स में कि हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, स्ट्रक्चरल पावर क्या है। हार्ड पावर का मतलब मैं आपको ऊपर से बता देता हूं, हल्का हल्का मोटा मोटा। हार्ड पावर का मतलब मिलिट्री मान लो, सॉफ्ट पावर का मतलब कल्चर मान लो, स्ट्रक्चरल पावर का मतलब इकोनॉमी मान लो। तो ये सारी चीजें हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड से, और बात करेंगे फर्स्ट गल्फ वॉर के बारे में। कैसे इराक अटैक करता है कुवैत के ऊपर, फिर कैसे यूएन इंटरवीन करता है, फिर कैसे उस पर अटैक किया जाता है, क्या क्या कहानी बनती है, ये सारी बात करते हैं। तो बात करते हैं कैसे यूएस ने अपनी हेजेमनी को एस्टैब्लिश किया था। सबसे पहली घटना क्या थी, उसमें क्या क्या हिसाब बना था। तो छोटी सी कहानी है। इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ये सब इन्वॉल्व है इसमें। अंदर मेरी ड्राइंग बड़ी गंदी है, इसलिए मैंने जुगाड़ कर रखा है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। ये छोटी छोटी कंट्रीज है मिडिल ईस्ट की। ये इराक है, ये ईरान है, ये कुवैत है, ये सऊदी अरेबिया है। तो बात उस समय की है, ये 90 से पहले की है।
ये 80s की, मतलब 1980 से लेकर 1988 के बीच का जो टाइम पीरियड है, ईरान और इराक के बीच में लड़ाई चल रही थी बहुत बुरी वाली। तो अब इस वाली लड़ाई के अंदर इराक की साइड से यूएस था, ईरान की साइड से यूएसएसआर था। तो अच्छा, तो इस कायदे से यूएस जो हुआ वो इसका दोस्त हो गया इराक का, और ईरान का दोस्त कौन हुआ, यूएसएसआर दोस्त हो गया। तो ऐसी बात चलती रही। अब समस्या क्या हुई, एक बार 90s के बाद इस लड़ाई की वजह से, जो ईरान और इराक के बीच जो लड़ाई हुई इसकी वजह से इराक बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस में था। इसका डिक्टेटर था सद्दाम हुसैन, और सद्दाम हुसैन जो था बहुत ही ऐसा डिक्टेटर था, मतलब जिसने नाश कर दिया पूरे इराक का, इकोनॉमी खराब कर दी पूरी, वहां का जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, वहां के सारे इंस्टीट्यूशन जो है उसने बेकार कर दी थी। अपने अबाउट 20 इयर्स उसने रूल किया था, 20 और 24 इयर्स के आसपास। तो उसने सारे इंस्टीट्यूशंस जो थे खराब कर दी थी। अब उस टाइम पे क्या हुआ 90 के आसपास, कि इराक और ईरान के बीच की जो लड़ाई थी, मतलब 80 से 88 के बीच में, उसमें इकोनॉमिक लॉस इतना ज्यादा हो रहा था, लगभग $100 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हो गया था। तो अब इराक की जो जनता है उसने काफी ज्यादा प्रेशर बनाना चालू कर दिया सद्दाम हुसैन के ऊपर, कि भाई तो क्यों लड़ाई लड़ रहा है जब इकोनॉमिक लॉस इतने ज्यादा है, देश के अंदर प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन की सिचुएशन बनी हुई है, जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं उसकी इतने ज्यादा दाम बढ़े हुए थे, कीमत बढ़ी हुई थी, कि जो आम आदमी था, जो गरीब आदमी था, उसको जो अपनी एक बेसिक नेसेसिटीज वाली चीज है वो भी वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो अब इराक में सद्दाम हुसैन ने क्या बोला कि भाई ये जो इकोनॉमिक लॉस हमें हुए हैं, ये इकोनॉमिक लॉस हमें इसलिए नहीं हुए हैं क्योंकि हम लड़ाई में हैं, ये इकोनॉमिक लॉस हमें इसलिए हुए हैं क्योंकि ये कुवैत जो है ये हमारे तेल की क्रॉस ड्रिलिंग कर रहा है। तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इराक ने बोला कि कुवैत, देखिए भी दिख रहा है, इराक जो है इसने बोला कि कुवैत क्रॉस ड्रिलिंग कर रहा है, किसकी, ऑयल की। क्रॉस ड्रिलिंग का मतलब इनका तेल कुवैत चुरा रहा है, ठीक है। एक तो इसने ये कारण बताया, इसलिए हम घाटे में। दूसरा कारण इसने ये बताया कि जो एक लिमिट होती है, लिमिट जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है, या जो भी कंट्रीज ऐसी है जो क्रूड ऑयल को बेचती है, जो तेल बेचती है, उन्होंने अपनी लिमिट बना रखी है कि भाई एक मतलब स्पेसिफिक एक अमाउंट है, इससे ज्यादा सप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि जो इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट है वो समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि अगर हम सप्लाई किसी चीज की ज्यादा कर देते हैं तो उसकी जो मार्केट में जो है उसकी कीमत कम हो जाती है, उसकी प्राइस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब ये बोल रहा है कि इराक ने ये बोला, कुवैत ने एक तो हमारी क्रॉस ड्रिलिंग की है, और दूसरा इल्जाम क्या लगाया इराक ने कुवैत के ऊपर कि इसने जो एक तय सीमा की गई है ऑयल की सप्लाई की, उसको एक्सीड किया है कुवैत ने, जिसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत घट गई है, और उस तेल की कीमत के घटने की वजह से हम इतने ज्यादा घाटे में हैं। तो अब अपनी जनता को इसने बेवकूफ बना दिया भाई सद्दाम हुसैन ने। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद इसने इराक ने क्या बोला कुवैत से कि ऐसा है कि तुम्हें पैसे देगा, जो हमें ये जो घाटा हुआ है इसकी भरपाई हम तेरे से करेंगे, अगर तू हमें पैसे नहीं देता है तो हम तुझे मारेंगे, मतलब कि हम तेरे पे अटैक करेंगे। अब कुवैत में डर गया कि हम करेगा, फिर थोड़े पैसे देने के लिए राजी हो गया। फिर पैसे दे भी नहीं, कुछ बहुत सी चीजें थी इसके अंदर, इराक ने कुछ शर्तें ऐसी रखी थी जो कुवैत को मंजूर नहीं थी, जो सऊदी अरेबिया को इसने इन्वॉल्व कर लिया था, तो वो हमारे इतने सिलेबस में है नहीं। तो उसके बाद इराक ने अगस्त समथिंग में इराक ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया कुवैत के ऊपर, इन्वेड कर दिया। अब इन्वेड करने के बाद इसके ऊपर एक तरीके से कब्जा कर लिया, बहुत बुरे तरीके से अटैक कर एनेक्स कर लिया कुवैत को। अब इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ना चालू हुआ इराक के ऊपर, बहुत सी कंट्रीज थी जो कुवैत के साइड थी। अब कुवैत ने क्या, कुवैत का दोस्त सऊदी अरेबिया है, अब सऊदी अरेबिया का दोस्त है यूएस। तो सऊदी अरेबिया यूएस किससे मदद मांगता है कि तुम मेरे दोस्त को बचा लो। यूएस आता है बीच में, यूएस इंटरवेन करता है, इराक को बातचीत से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन इराक नहीं मानता है। बहुत से शर्तें रखता है अजीब अजीब टाइप की कि इजराइल फिलिस्तीन से अपनी आर्मी हटा ले जब तक हम नहीं हटाएंगे, अजीब अजीब बातें करता है। फिर यूएस के कुछ लोग होते हैं जो इराक के अंदर, उसको वो होस्टेज बना लेता है अपना, इनको क्या बोलते हैं, कैदी एक तरीके से बना के रखता है, और बोलता है कि जब तक तुम बीच में नहीं आना तुम्हारे लोग को मार देंगे। बहुत से अजीब अजीब बातें इराक करता है। फिर यूएन इंटरवेन करता है, बहुत सी कोशिशें की जाती हैं, जिन कोशिशों से इराक से बातचीत की जाती है, कैसे कैसे करके नेगोशिएशन से इस मामले को हल किया जाए, मानता नहीं रहा। तो अब लास्ट में चल के कोई ऑप्शन बचता नहीं है। अब 91 के आसपास एक ऑपरेशन यूएन जो है एक लॉन्च करता है। ऑपरेशन का नाम क्या होता है, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्यों बनाया गया था, ये बनाया गया था कुवैत को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए, इराक के
इराक से मतलब मुक्त कराने के लिए, क्योंकि इसने इसके ऊपर कब्जा कर रखा होता है। अब एक टाइम दिया गया होता है इराक को कि इस टाइम तक आते आते तुम अपनी फौज जो है कुवैत से हटा लो। अगर नहीं हटाते हो तो यूएन के लीडरशिप के अंदर बहुत सारी कंट्रीज मिलकर इराक के ऊपर हमला कर देंगी, ये बातें की जाती हैं। लेकिन इराक मानता नहीं, लास्ट तक भी इराक मानता नहीं। तो अब यूएन नेगोशिएशन खत्म हो चुकी होती है, एक फेल हो गई है नेगोशिएशन। अब 17 जनवरी का टाइम शायद लास्ट में दिया गया होता है, इसको 17 जनवरी को अटैक करना होता है। अच्छा, अलग अलग 34 कंट्रीज होती हैं, उन 34 कंट्री से 6,60,000 के आसपास जो है इकट्ठे किए जाते हैं ट्रूप्स, और वो ट्रूप्स जो होते हैं वो सब मिलकर अटैक करते हैं किसके ऊपर, इराक के ऊपर। अच्छा, अब ये जो ट्रूप्स होते हैं, अच्छा इस घटना के अंदर भी हमें ये देखेंगे कैसे यूएस ने अपनी हेजेमनी दिखाई है। इस घटना के ऊपर भी कैसे हेजेमनी दिखाई है भाई, 6,60,000 में से 75% जो ट्रूप्स थे वो यूएस के थे। जो इनका जो जनरल था, जो लीड कर रहा था इस पूरे ऑपरेशन को, नॉर्मन स्कोर्जॉफ, ये भी किसका था, यूएस का था। तो इस तरीके से आप इस ऑपरेशन के अंदर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यूएस ने अपनी हेजेमनी दिखाई है। अच्छा, फिर सबने मिलकर इराक पे हमला किया, इराक को पीट दिया गया, इराक को हरा दिया गया, कुवैत को आजाद करवा दिया गया। ये सारा हिसाब किताब हमारा बना, मतलब कुल मिला के इराक की हार होती है, इराक हार जाता है और कुवैत को जो है आजाद करवा लिया जाता है, जीत हो जाती है यूएन और जो इसके साथ की जो कंट्रीज होते हैं, यूएस और साथ की जो कंट्रीज होती है उनकी जीत हो जाती है। अच्छा, इस वॉर ने, इस लड़ाई ने दो चीजें बिल्कुल स्पष्ट कर दी। एक चीज क्या स्पष्ट करी है कि मिडिल ईस्ट के अंदर यूएस का जो दबदबा था वहीं से स्टार्ट हो गया था, बहुत एक अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो गया था। पहले भी था लेकिन पहले इतना ज्यादा नहीं था। अब 91 में चूंकि उस टाइम पे यूएसएसआर भी डिसइंटीग्रेट हो गया, ईरान इसकी वजह से कमजोर पड़ गया और यूएस अच्छा उसके बाद फिर इराक को हरा के, कुवैत की मदद करके, सऊदी अरेबिया का दोस्त वो पहले से था। इस तरीके से यूएस ने अपना एक अच्छा दबदबा कहां बना लिया, मिडिल ईस्ट के अंदर बना लिया था। दूसरी बात क्या स्पष्ट हो जाती है कि बाकी जो दुनिया होती है और यूएस की जो टेक्नोलॉजी है और जो मिलिट्री है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। क्यों है भाई? क्योंकि घर बैठे बैठे वो बॉम्ब फेंक रहे हैं भाई इराक के ऊपर, घर बैठे बैठे। अब स्मार्ट बॉम्ब्स यूज किए जाते हैं। अब इसको हम कंप्यूटर वॉर भी बोलते हैं और वीडियो गेम वॉर भी बोलते हैं। इस पूरी लड़ाई को, इसको फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से भी जाना जाता है, कंप्यूटर वॉर के भी नाम से जाना जाता है, वीडियो गेम वॉर के भी नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसमें स्मार्ट बॉम्ब्स को यूज किया जाता है और घर बैठे बैठे ही, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं हम, वैसे ही घर बैठे बैठे बॉम्ब फेंक रहा था, यूएस फेंक रहा था कहां पे, इराक के ऊपर। ठीक है, तो अब ये पूरी दुनिया को पता चल गया कि एक गैप है, टेक्नोलॉजी का गैप है यूएस के आर्मी के बीच में, यूएस के मिलिट्री के बीच में और पूरी दुनिया के बीच में। ठीक है, और उसी गैप को, जो टेक्नोलॉजी गैप, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव गैप के नाम से हम जानते हैं। तो अब ये 1 मार्क का भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। तो ये हमारा पहला वाला ऑपरेशन था पूरा, जो क्या इसको हम ऑपरेशन डेस्टॉर्म बोलते हैं। अब आपको थोड़ी सी ना बातें याद रखनी है, इस चैप्टर के अंदर 4 अलग अलग ऑपरेशन है। तो कौन सी घटना से कौन सा ऑपरेशन रिलेटेड है? तो पहली घटना कौन सी थी? इराक ने इन्वेड किया कुवैत के ऊपर, इसलिए यूएन ने एक ऑपरेशन को लॉन्च किया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन डेस्टॉर्म। फिर स्टेट याद कर लेना। उसके साथ साथ कंप्यूटर वॉर, वीडियो गेम वॉर क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्मार्ट बॉम्ब्स का यूज किया गया था। उसके साथ साथ घर बैठे बैठे बॉम्ब फेंक रहे थे, जैसे वीडियो गेम खेलते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट गल्फ वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर ये इसके अंदर यूएस ने अपनी हेजेमनी कैसे दिखाई है, इसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि 75% जो टोटल ट्रूप्स थे वो किसके थे? यूएस के थे। तो ये वाली स्लाइड हमारी पूरी हो गई है। अब अगले वाले में हम बात करेंगे क्लिंटन ईयर्स के बारे में, कि जब क्लिंटन हमारे प्रेसिडेंट बने थे यूएस के, तो उस टाइम पे क्या क्या घटनाएं हुई थी। धन्यवाद। हाँ, तो बात करते हैं इस स्लाइड में सबसे पहले क्लिंटन ईयर्स की। क्लिंटन ईयर्स के टाइम पे क्या क्या बातें हुई थी। मतलब अब बिल क्लिंटन हमारे होते हैं 92 के अंदर वो इलेक्शन जीतते हैं और 96 में इलेक्शन जीतते हैं। बिल क्लिंटन से पहले कौन थे? बिल क्लिंटन से पहले थे हमारे जॉर्ज H.W. बुश। अब जॉर्ज बुश जो हमारे थे, जॉर्ज बुश बहुत ही एक ऐसा मान लो कि एक्सपीरियंस लीडर थे, लेकिन उसके बावजूद भी 92 के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं उसमें बिल क्लिंटन जीत जाते हैं। बिल क्लिंटन के जीतने का रीजन क्या होता है? सबसे बड़ा
क्योंकि उनके जो इश्यूज होते हैं, जो एक डोमेस्टिक उनकी जो अपनी पॉलिटिक्स होती है यूएस की, वहाँ पे वो सॉफ्ट इश्यूज को उठाते हैं। वो बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं, वो बात करते हैं नेचर के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, मतलब सॉफ्ट इश्यूज। हार्ड पॉलिटिक्स और सॉफ्ट पॉलिटिक्स में डिफरेंस क्या है बेसिकली, कि हार्ड पॉलिटिक्स के अंदर एक तरीके से फॉरेन अफेयर्स पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, मिलिट्री पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, बाहर के जो घटनाएं होती हैं उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस बनाते हैं, कुछ अपने आप को अपनी प्रेजेंस रखते हैं इंटरनेशनली। लेकिन 92 के अंदर जब बिल क्लिंटन अपने आए थे चुनाव के लिए, तो उन्होंने सबसे पहले सॉफ्ट इश्यूज पे फोकस किया और चुनाव वो जीत जाते हैं। 92 का चुनाव जीतने के बाद फिर जो 96 में चुनाव होते हैं, वो चुनाव भी बिल क्लिंटन हमारे जीत जाते हैं। अब इसके अंदर भी उनके जो इश्यूज होते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, वो भी सॉफ्ट इश्यूज होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, एम्प्लॉयमेंट, है ना, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, ये सारी जो बातें हैं ये बिल क्लिंटन करते हैं और ये चुनाव, दोनों चुनाव जीत जाते हैं बेसिकली। अच्छा, तो अब इनके टाइम पीरियड पे एक बार ऐसा लगने लग गया था पूरी दुनिया को कि वर्ल्ड अफेयर्स से यूएस जो है वो अलग हो रहा है या दूर जा रहा है, या हार्ड पॉलिटिक्स जो यूएस की स्टार्टिंग से देखने को मिली है सिंस 45, वो अब कहीं ना कहीं एक छुप रही थी। लेकिन जाते जाते दो ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे यूएस जो है दोबारा हार्ड पॉलिटिक्स की तरफ मुड़ जाता है, या फिर जो कह ले कि बिल क्लिंटन ने अपने हार्ड पॉलिटिक्स वाला जो रुख है उसको दो घटनाओं में दिखाया है। कौन सी दो घटनाएं थी वो, आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो बात कर लेते हैं ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या था। अब दो जगह है। अच्छा, एम्बेसी वर्ड आपको पता होगा, एम्बेसीज होती हैं। एम्बेसी का मतलब क्या होता है, हर देश का दूसरे देश के अंदर एक तरीके से एक ये मान लो कि उसका प्लॉट होता है कि भाई इंडिया का एक प्लॉट पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का एक प्लॉट इंडिया में, हर कंट्री का दूसरे कंट्री में एक प्लॉट होगा है, वहां पे हमारे लोग रहेंगे और इंटरनेशनल अफेयर से रिलेटेड जो चीजें होती है उसको डील करते हैं, उसके एम्बेसी बोलते हैं। तो ऐसे यूएस के प्लॉट, मतलब यूएस की एम्बेसीज होंगी हमारी यहाँ पे, दो जगह पे थी। नैरोबी एक जगह है, कैपिटल है नैरोबी, कहाँ की, केन्या। केन्या देखा होगा आपने, मतलब मैप के अंदर केन्या है, ये अफ्रीका के अंदर, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अच्छा, अफ्रीका के बारे में रजत को बहुत अच्छे तरीके से पता है रजत? हाँ, वीडियो बन रही है। तो नैरोबी, अच्छा बात कर लेते हैं। नैरोबी जो है वो कहाँ पे है, केन्या में। तो नैरोबी में यूएस की एम्बेसी थी, और दूसरी जो है एम्बेसी थी वो थी हमारी दार इस सलाम। कहाँ थी वो, दार इस सलाम। दार इस सलाम कहाँ पे, तंजानिया के अंदर है, तंजानिया। तो तंजानिया में, केन्या में, दोनों ही जगहों पर क्या थे भाई, एम्बेसीज थी। किसके एम्बेसी थी, यूएस की एम्बेसी थी। और यूएस के इन दोनों ही एम्बेसीज के ऊपर हमला कर देता है एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक ग्रुप जिसका नाम होता है अल कायदा। जब अल कायदा इनके ऊपर हमला करता है तो अब ये बात में लग जाती है यूएस की ईगो पे, क्योंकि एक सुपर पावर है और उसके अगर एम्बेसी पे हमला होने का मतलब यूएस पे डायरेक्ट हमला माना जाएगा। तो अब यूएस रिटेलिएट करेगा। यूएस रिटेलिएट करता है और ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच को लॉन्च किया जाता है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच क्या होता है, उसमें एयर स्ट्राइक कर, मतलब इसको यूएस वालों को पता चलती है कि जो अलकायदा के जो अलकायदा ग्रुप है, जो ये एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक टेररिज्म जो है, ये इसका जो एक कोर एक ग्रुप है वो कहाँ पे, सूडान और अफगानिस्तान के कहीं आसपास है। तो ये रातों रात क्या करते हैं, एयर स्ट्राइक कर देते हैं अफगानिस्तान पे और सूडान पे। अफगानिस्तान और सूडान पे एयर स्ट्राइक किया जाता है, कई हजार लोग मारे जाते हैं, इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं, जिससे अमेरिका की वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होती है कि 2-4 आतंकवादियों को, टेररिस्टों को मारने के लिए पूरा गांव जला दिया है किसने, यूएस ने। तो ये ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच था। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच आई होप आप लोग समझ गए हैं क्या था। दोबारा बताता हूं, यूएस की एम्बेसीज होती हैं नैरोबी, केन्या, दार एस सलाम, तंजानिया में। दोनों ही एम्बेसीज के ऊपर एक इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप अल कायदा हमला कर देता है, और जब वो हमला इन पे करता है मतलब क्या है कि यूएस पे डायरेक्ट वो हमला है। अब यूएस रिटेलिएट करता है, यूएस क्या करता है, एयर स्ट्राइक करता है अफगानिस्तान और सूडान के अंदर जो इनके आतंकवादी कैंप्स वगैरह होते हैं उसके ऊपर, ठीक है। अब इसको ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच बोला गया है। ये घटना कब की है, ये घटना है 1998 की, मतलब 1998 की घटना है मेरे बर्थडे से 2 साल पहले।
बाद। तो अब दूसरी घटना क्या होती है, दूसरी घटना है 99, मतलब 1999। अब 1999 में क्या होता है भाई, हाँ ये तो कहानी सी है, देखो भाई, यूगोस्लाविया का नाम सुना होगा आपने, यूगोस्लाविया पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। नाम, जो नाम है नॉन अलाइड मूवमेंट, उसमें उसका फाउंडर मेंबर्स जो होते हैं 5, उसमें एक कौन है, यूगोस्लाविया है। अब यूगोस्लाविया डिसइंटीग्रेट हो जाता है, जैसे यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था, कितने पार्ट्स में, अलग अलग 5 टुकड़ों के अंदर, कितने हो गए, 1 2 3 4, ये मान लो 5 हो गए। अब इन 5 जो टुकड़े थे, इसमें एक सर्बिया जगह, अब सर्बिया सीसी क्यों आ रही है, तो इसको जूम कर लिया मैंने, सर्बिया मान लो, सर्बिया में एक जगह कसोवो, देखिए भाई जैसे कि आ रहा है हमें कसोवो, सर्बिया का एक पार्ट है कसोवो। तो अब पूरे सर्बिया के बारे में हम बात करते हैं, तो सर्बिया के अंदर टोटल जो पॉपुलेशन थी, एथनिसिटी थी, एथनिसिटी का मतलब क्या है, इसमें अबाउट 80% जो हमारे पॉपुलेशन थी वो अल्बेनियंस थी, और 20% के आसपास क्या थे, हमारे सर्ब्स थे। तो ये 2 ग्रुप हो गए। अब इसके अंदर जो कसोवो जगह है, इस कसोवो के अंदर सर्ब्स की जो है पॉपुलेशन होती है ज्यादा। अब इसके ऊपर कसोवो जो है अलग होना चाहता है यूगोस्लाविया से, सर्बिया से, ये अलग नहीं करना चाहते हैं। इसकी वजह से जो कम, जो एक माइनॉरिटी वाली पॉपुलेशन होती है, माइनॉरिटी वाली पॉपुलेशन के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन करती है वहां की गवर्नमेंट। इसको बचाने के लिए यूएस नेटो की कंट्रीज के साथ जाता है, वहां पे हमला करता है, 2 महीने तक लगातार ऑपरेशन नहीं चलता है, और कसोवो के अंदर अपना एक बेस बना लेता है कौन, यूएस, अपने